हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 28 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि टॉपिक के अंदर आता है स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ये हमारा ब्रॉडर टॉपिक जो है हमारा रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स उसके अंदर आता है। एंड लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 28 क्या बोलता है? एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन रेलेवेंट। अभी तक इफ़ यू हैव वॉच्ड माई प्रीवियस वीडियोज़ आपको पता चल गया होगा कि रेलेवेंट का मतलब क्या होता है, फैक्ट एंड इशू क्या होता है, रेलेवेंट फैक्ट्स क्या होते हैं। अगर यू डोंट नो सो यू शुड गो एंड फर्स्ट वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़। उसके बाद यू विल बी क्लियर कि हम किस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हो, रेलेवेंसी या फिर रेलेवेंट फैक्ट एंड इशू का मतलब क्या होता है। आई पुट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन रेलेवेंट मतलब कोर्ट के लिए कब वो कंसिडरेबल और रेलेवेंट बन जाती है। क्या? एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग दोज मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रेगुलरली kept in the course of business are relevant whenever they refer to a matter into which the court has to inquire, but such statements shall not be alone sufficient evidence to charge any person with liability। तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होती है? बुक्स ऑफ अकाउंट इज बेसिकली जब आप एक प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हो रिलेटेड टू किसने आपको किस वक्त पर पैसे दिए हैं, आप किसको पैसे ओ करते हो, आप किसको कितने डेप्थ में हो, किसके अगेंस्ट, और कोई पर्सन आपको कितने पैसे ओ करता है। इट्स अबाउट मनी रिलेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम। और बाकी अकाउंटिंग के जितने भी एंट्रीज हैं, इंफॉर्मेशन है, व्हेन इट इज़ रिकॉर्डेड इन अ प्रॉपर मैनर इन अ बुक। फिजिकल फॉर्म भी हो सकता है इन अ बुक, इन अ रजिस्टर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी होता है। यहाँ पे हमने इधर बेयर एक्ट में लिखा हुआ है ना, अभी पढ़ा हमने कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है ये जो आप एंट्री कर रहे हो, ये फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, सो एनी काइंड ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ना जो ये फ्रेज है बुक्स ऑफ अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज एंट्री बहुत प्रकार की होती है, बट स्पेसिफिकली यहाँ पे बात हो रही है बुक्स ऑफ अकाउंट की। ओके, अकाउंटिंग रिलेटेड, मनी रिलेटेड, डेप्ट रिलेटेड चीज़ों की। अब ऐसे एंट्रीज बिजनेसमैन रखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। समटाइम्स बैंक्स ऑल्सो मेंटेन दिस टाइप ऑफ एंट्रीज कि कब किसने अपने बैंक अकाउंट से कितना पैसा निकाला, कितना पैसा डाला है, अभी किसी के बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, उस पर कितना इंटरेस्ट है उसका। ऑल ऑफ दीज एंट्रीज बैंक्स भी रखते हैं और एट द सेम टाइम बिजनेसमैन भी हैं जो डेली बेसिस पे, बिकॉज ऑफ उनका ऐसा बिजनेस होता है, उनका नेचर बिजनेस का इस तरीके से है कि दे आर ऑलवेज ट्रांजैक्शंस हैपनिंग, देयरफॉर वो लोग भी एंट्रीज रखते हैं। तो entries in the books including those mentioned or maintained in an electronic form regularly kept in the course of business are relevant। as I have said, course of business, क्योंकि उन लोगों का बैंक अकाउंट्स हो गए, बैंकिंग हो गई, या फिर बिजनेसमैन हो गए, उन लोगों का कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब उनके नेचर, जो उनका बिजनेस का नेचर है वो इस तरीके से है कि उनको ज़रूरी होता है ये सब रखना रेगुलरली वो उसको अपडेट करते भी रहते हैं और रेगुलरली रखते हैं वो उस बुक ऑफ एंट्री को। तो वो बुक ऑफ एंट्री रेलेवेंट बन जाती है वेन एवर दे रेफर टू अ मैटर इन टू विच द कोर्ट हैज़ टू इंक्वायर। जब कोर्ट की इंक्वायरी से रिलेटेड कोई भी मैटर के अंदर के एम्बिट और स्कोप के अंदर वो आ जाती है, एंट्री ऑफ बुक। बट सच स्टेटमेंट शॉल नॉट बी अलोन सफिशिएंट एविडेंस टू चार्ज एनी पर्सन विद लाइबिलिटी। बट ये स्टेटमेंट ही इनफ नहीं होती है किसी भी पर्सन को किसी लाइबिलिटी के लिए चार्ज करने की। अब आई विल एक्सप्लेन दिस फर्दर विद एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या लेते हैं? ले लेते हैं हम लोग ए है एंड अ बी पर्सन। ठीक है, जो ए है वो डेप्ट ओ करता है बी को, समझ लो 1 लाख रुपीज़। ठीक है, ए को बी को देने हैं 1 लाख रुपीज़। ही ओ बी 1 लाख रुपीज़। कुछ टाइम हो गया, उसने अभी तक जो उसका डेप्थ था वो अभी तक उसने पे बैक नहीं किया। तो बी क्या करता है? बी गोज टू कोर्ट, ही मूव्स टू कोर्ट, और फिर हमारा आ जाता है केस ए वर्सेस बी। तो उसमें क्या बोलते हैं कि ए बोलता है कि मैं कोई भी डेप्ट ओ नहीं करता हूँ बी को। वो कोर्ट में आके बोलता है कि मैं कोई भी डेप्ट ओ नहीं करता हूँ बी को। बट देयर इज अ फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट। मेन फैक्ट एंड इशू ये है हमारा कि whether A owe a debt of 1 lakh to B। तो B क्या करेगा अपने सपोर्ट में ये बताने के लिए कि A उसको डेप्ट ओ करता है, A का लोन है B के ऊपर, B का लोन है A के ऊपर,
ये प्रूफ करने के लिए बी क्या निकालेगा, अपनी उसने एक रजिस्टर जो मेंटेन करके रखा हुआ है वो अपना रजिस्टर निकाल के वो कोर्ट में प्रेजेंट करेगा और कोर्ट को दिखाएगा कि देखो आई हैव मेंशन्ड ऑल द डेप्थ दैट पीपल ओ टू मी एंड ये डेप्थ में जो है ए का नाम भी है, ठीक है। मैंने सारे वो लिखे हुए हैं एंट्रीज, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है विद डेट, अच्छे से प्रॉपरली मैंने ये इन्फॉर्मेशन डाली हुई है और ये रिफ़र करती है, ये एक तरीके से आइडिया देती है कि ए जो है वो 1 लाख रुपए बी को ओ करता है एंड ए इज़ एन डेप्ट टूवर्ड्स बी अगेंस्ट बी। ओके, तो ये हमारी जो है ना ये जो बन जाएगी अब रेलेवेंट बन जाएगी, ये एंट्री जो वो उसको दिखाएगा, ठीक है। कोई भी एंट्री हो सकती है, एंट्री ऑफ अकाउंट जो बी दिखाएगा ना कोर्ट को या प्रेजेंट करेगा कोर्ट के सामने, इन दिस केस वो बन जाएगी हमारी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 28। दिस एंट्री विल बिकम रेलेवेंट अंडर सेक्शन 28। बट इसकी रेलेवेंसी ये एंट्री दिखाने के वजह से ही सिर्फ हम ए को जो है इस केस में लायबल नहीं चार्ज कर सकते, या ए को हम ये नहीं बोल सकते कि ये प्रूव हो गया है, अब इट्स प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि तेरे को 1 लाख देने पड़ेंगे बी को, और ये प्रूव हो गया कि तू बी को ओ करता है 1 लाख का डेप्ट। ये प्रूव नहीं हो सकता, सिर्फ ये रेफरेंस की तरह यूज़ किया जा रहा है, एक सपोर्ट की तरह यूज़ किया जा रहा है बी के द्वारा। ये एंट्री ये प्रूव नहीं कर सकती कि ए फॉर श्योर उसको एक डेप्ट ओ करता है, ये सिर्फ एक सपोर्ट की तरह यूज़ किया जा रहा है। ये हमारा सेक्शन 28 की लास्ट लाइन में भी दिया है। सच स्टेटमेंट्स, क्या स्टेटमेंट, एंट्री ऑफ अकाउंट की जो स्टेटमेंट्स है वो अलोन, सिर्फ अकेले में वो कभी भी प्रूफ नहीं कर सकती, वो एज अ सफिशिएंट एविडेंस एक्ट नहीं कर सकती टू चार्ज एनी पर्सन विद लाइबिलिटी। किसी भी लाइबिलिटी के लिए वो किसी भी पर्सन को चार्ज नहीं कर सकती अलोन सफिशिएंटली। ओके, अलोन मतलब सिर्फ एंट्री दिखा के आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि ए ने जो है 1 लाख रुपए नहीं दिए बी को, आप सिर्फ एंट्री दिखा के प्रूव नहीं कर सकते, वो सिर्फ एज अ सपोर्टिव एविडेंस एक्ट करेगा, एज अ कोरोबोरेशन एक्ट करेगा। यू हैव टू प्रूव फर्दर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन 29। सेक्शन 29 क्या बोलता है, रेलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। सेक्शन 29 से पहले आई थिंक हमारा सेक्शन 28 में एक केस लॉ है, हाँ यहाँ पे एक केस लॉ मैंने अपने नोट्स में लिखा है सेक्शन 28 में, जिसका नाम है धर्मचंद जोशी वर्सेस सत्यनारायण 1993। इसमें क्या था, अनबाउंड शीट्स ऑफ पेपर आर नॉट बुक्स ऑफ अकाउंट। इसमें क्या बोला था कोर्ट ने, अनबाउंड शीट्स ऑफ पेपर आर नॉट बुक्स ऑफ अकाउंट एंड कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन। बुक्स ऑफ अकाउंट बीइंग ओनली कोरोबोरेटिव एविडेंस मस्ट बी सपोर्टेड बाय अदर एविडेंस, है ना। अनबाउंड शीट्स मतलब जो नॉर्मल बिना लूज शीट्स होती हैं पेपर की, बिना टाइड टू अ बुक या फिर स्टेपल्ड नहीं होती है, एक तरीके से वो टाइड नहीं होती, बाउंडेड नहीं होती है, बाइंडिंग नहीं होती जिन शीट्स ऑफ पेपर में, मतलब वो खुले पेपर रहते हैं जो, ओके वो शीट्स ऑफ पेपर को बुक्स ऑफ अकाउंट में कंसिडर नहीं किया जा सकता। बुक्स में यू हैव टू प्रॉपरली मेंटेन अ रिकॉर्ड, या फिर आप रजिस्टर एक प्रॉपर होना चाहिए आपका। जस्ट बिकॉज बहुत सारे लूज पेपर हैं आपके पास जिसमें आपने इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई है, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट कंसिडर नहीं करेंगे, ये इस केस में बोला गया था। दूसरा इसमें ये भी बोला गया था बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आपको लास्ट सेंटेंस में, अभी जो लास्ट का सेंटेंस है सेक्शन 28 के, उसमें एक्सप्लेन किया कि ये जो भी बुक्स ऑफ एंट्री होती है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट की जो एंट्रीज होती हैं वो सिर्फ एक कोरोबोरेटिव एविडेंस होती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट या सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं होती जिस पे हम कन्विक्शन बेस कर सकें। कोरोबोरेटिव मतलब ये सिर्फ सपोर्टिव एविडेंस होता है, उस पर हम लाइबिलिटी जो है चार्ज नहीं कर सकते किसी भी पर्सन के अगेंस्ट। यहाँ पे भी वही दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट बीइंग ओनली कोरोबोरेटिव एविडेंस मस्ट बी सपोर्टेड बाय अदर एविडेंस। आपको सपोर्ट में दूसरे एविडेंसेस भी लाने पड़ेंगे टू चार्ज अ पर्सन और टू कन्विक्ट अ पर्सन ऑफ द लाइबिलिटी दैट्स यू आर फाइटिंग फॉर। ओके, ये था हमारा ये वाला केस धर्मचंद जोशी से सत्यनारायण। नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन 29। ओके, सेक्शन 29 यहाँ बेयर एक्ट्स की बजाय मैं अपने नोट्स से पढ़वा देती हूँ। सेम मैंने बेयर एक्ट से ही कॉपी करके अपने नोट्स बनाया। ये 29 बोलता है रेलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी। ओके, एन एंट्री इन एनी पब्लिक or other official book, register, record or any electronic record stating a fact and issue or relevant fact made by a public servant in discharge of his official duty or by any other person performance of a duty especially enjoined by the law of the country in which such book, register, record is kept, it itself a relevant fact. Okay, तो जितने भी पब्लिक रिकॉर्ड्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक रिकॉर्ड्स होते हैं, उनमें की गई एंट्री अगर इज़ कनेक्टेड टू अ रेलिवेंट फैक्ट और अ फैक्ट इन इशू, तो वो खुद एक रेलिवेंट फैक्ट बन जाती है। वो एंट्री जो आपने पब्लिक या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में की है वो खुद अपने में एक रेलिवेंट फैक्ट या फिर केस में एज अ सपोर्टिव एविडेंस बन जाती है। कैसे कैसे लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल।
ये बेसिकली एग्जाम्पल से पहले ये बेयर एक्ट क्या बोल रहा है, इसको सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं कि एन एंट्री इन एनी पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक। एंट्री क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब हम पब्लिक या ऑफिशियल बुक की बात कर रहे हैं तो ये हो सकता है कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, जैसे कि गवर्नमेंट बहुत बार बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करती है फॉर डिफरेंट पीपल। ओके, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट वाले जो रिकॉर्ड्स होते हैं, डेथ सर्टिफिकेट रिकॉर्ड होते हैं, गवर्नमेंट नोट करती है कि कब कौन सा आदमी बर्थ लिया था, उसका डेट, उसका टाइम, उसका नाम, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा स्पेशली। और उसके साथ साथ हमारा डेथ सर्टिफिकेट में भी ये चीज़ें होती है। ये सारी एंट्रीज जो हैं ये गवर्नमेंट मेंटेन करती है ना। यू माइट हैव सीन इट, यू माइट हैव हर्ड इट समवेयर एट लीस्ट। उसके साथ साथ हमारे जितने भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हो गए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वीज़ा, समथिंग लाइक दैट, जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, वो उसकी भी एंट्री जो है वो गवर्नमेंट रखती है। तो उनको बोलते हैं हम लोग पब्लिक रिकॉर्ड, उनको हम बोलते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो ऐसी एंट्री जो कि पब्लिक रिकॉर्ड, पब्लिक बुक, पब्लिक रजिस्टर के लिए की गई है बाय द गवर्नमेंट और बाय पब्लिक सर्वेंट, बाय एनी पर्सन हु इज़ ऑथराइज टू डू सच थिंग, मतलब जिसको गवर्नमेंट ने बोला है ये काम करने के लिए, जब वो कोई ऐसी एंट्री कर रहा है किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड में, किसी पब्लिक रजिस्टर में, या ये इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पैन कार्ड है या फिर एनीथिंग वो हमारा फिजिकल फॉर्म में ही हो, इट कुड बी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑल्सो। तो जो भी ऐसी एंट्री की गई है, अगर वो एंट्री फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करती है, बताती है, या फिर इट इज़ रिलेटेड टू अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, है ना, या तो वो रिलेट करती है फैक्ट इन इशू से, या वो एक्सप्लेन करती है या फैक्ट इन इशू को प्रूफ करती है, तो वो एंट्री जो है वो रेलेवेंट बन जाती है जब वो एंट्री की गई हो बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। उसकी ड्यूटी था ये एंट्री करना। दूसरा, कोई ऐसा पर्सन जिसकी ड्यूटी है वो एंट्री करना, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो उस जॉब में है, जो भी उस काम कर रहा है, हु इज़ एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट फॉर सच वर्क, तो उस पर्सन के द्वारा की गई कोई भी एंट्री व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू किसका, फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट ऑफ द केस, तो वो अपने में बन जाता है रेलेवेंट फैक्ट, वो एंट्री बन जाती है रेलेवेंट फैक्ट। ओके, अब दिस इज सेक्शन 29। बेसिकली ये बोलता है कोई भी एंट्री हो गई। अब एंट्री फॉर एग्जांपल हो गया आपका नाम, आपका एज, जब आप बर्थ सर्टिफिकेट में डालते हो कि एग्जैक्टली किस दिन पैदा हुआ है, उससे आपकी एज डिटरमाइन हो सकती है कि आपकी एज क्या है। आधार कार्ड में आपका एड्रेस दिया रहता है, आपका नाम दिया रहता है, आपका फादर्स नेम दिया रहता है, तो यू कैन वेरीफाई दीज थ्रू द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। ओके, जब भी वो फैक्ट इन इशू है, रेलेवेंट फैक्ट में हो, तो वो अपने आप में बन जाता है एक रेलेवेंट फैक्ट। इसमें भी एक हमारा केस है, केस का नाम है कुमारी अनीता वर्सेस अटल बिहारी, 1993 का केस है। इसमें क्या था कि कोर्ट हेल्ड दैट अ बर्थ एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स कैन बी टेकन एज द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ द अक्यूज्ड। एज आई हैव एक्सप्लेन बिफोर, मैंने एग्जांपल दिया ही था कि जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो कैसे बनता है, मतलब जब हमारा रजिस्टर में वो अपना एंट्री डालते हैं, वो अपना इन्फॉर्मेशन डालते हैं कि ये पर्सन इस टाइम पे पैदा हुआ था एंड इस डेट एंड टाइम व्हाटएवर, तो उसको आप इस सेक्शन के अंडर 29 के अंदर रेलेवेंट मान सकते हो फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ द अक्यूज्ड। अगर अक्यूज की एज समझनी है, अगर अक्यूज की एज डिटरमाइन करनी है, तो हम बर्थ सर्टिफिकेट को या फिर आधार कार्ड हो गया जिसमें उसकी ऑफिशियल डेट लिखी है जो कि गवर्नमेंट बताती है पब्लिक रिकॉर्ड के थ्रू, तो वो आप यूज़ कर सकते हो कोई भी क्रिमिनल केस में, अगर वो फैक्ट इन इशू है या रेलेवेंट फैक्ट है। अगर फैक्ट इन इशू है हमारा ये कि क्या एज है अक्यूज्ड की, क्योंकि उसकी एज के हिसाब से क्या वो 17 साल का है, क्या वो 18 साल का है, बिकॉज 18 साल के नीचे और एनी पर्सन हु हैज़ नॉट अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी 18 ईयर्स, जो अटेन नहीं किया अभी तक, अगर उससे नीचे कोई भी ह्यूमन जो है वो क्राइम करता है तो उसकी जो लाइबिलिटी है वो नहीं होती है, ही इज़ ऑलवेज एब्जॉल्व फ्रॉम द लाइबिलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर क्राइम रहता है तो उसको जुवेनाइल जस्टिस में डाल देते हैं, जे एक्ट के अंदर उसको अलग तरीके से पनिश किया जाता है। तो अगर हमारा ये फैक्ट इन इशू है कि उसकी एज क्या है, ये हमारा फैक्ट इन इशू है, तो हम उसको बर्थ सर्टिफिकेट के थ्रू जो है डिटरमाइन कर सकते हैं अंडर सेक्शन 29। ज़रूरी नहीं है सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट हो, कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड रेलेवेंट हो जाएगा अगर जो फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट है वो उससे रिलेटेड है या फिर वो उसको प्रूफ करता है। ओके, सो दैट इज सेक्शन 29। हमने सेक्शन 29 में पता किया रेलेवेंसी ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड। ओके,
अब आता है सेक्शन 30। सेक्शन 30 क्या बोलता है? रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स इन मैप्स, चार्ट्स एंड प्लान्स। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड इश्योर रेलेवेंट फैक्ट मेड इन पब्लिश्ड मैप्स और चार्ट्स जनरली ऑफर्ड फॉर पब्लिक सेल और इन मैप्स और प्लान्स मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड टू मैटर्स यूजुअली स्टेटेड इन सच मैप्स, प्लान्स और चार्ट्स आर देमसेल्व्स रेलेवेंट फैक्ट्स। ओके, तो अब सेक्शन 30 बताता है कि मैप मतलब वो जो पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप आते हैं, इंडिया के हो गए या किसी और कंट्री के हो गया, वर्ल्ड मैप हो गया, वो मैप, चार्ट या फिर प्लान्स, दीज थिंग्स कब रेलेवेंट बन जाते हैं इन अ क्रिमिनल केस और इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग और जुडिशियल प्रोसीडिंग? कब होते हैं? जब कोई भी मैप, चार्ट या प्लान में कोई भी स्टेटमेंट लिखी हुई है रिलेटेड टू फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट, उसको प्रूफ करना है या फिर उसके लिए हम रेफरेंस लेके आ रहे हैं, तब वो मैप, प्लान्स और चार्ट जो है वो रेलेवेंट बन जाते हैं इफ़ दे आर रिलेटेड टू अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट। बट 2 क्राइटेरिया है। पहला कि वो जो मैप, चार्ट और प्लान है वो पब्लिक सेल के लिए ऑफर्ड होने चाहिए, ठीक है, मतलब नॉर्मली इट इज़ ऑफर्ड फॉर पब्लिक सेल, वो मैप्स और चार्ट्स को हम एक्सेप्ट करेंगे। कौन? कोर्ट। दूसरा कि जो मैप और प्लान है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर बने हुए होने चाहिए। ओके, जो अथॉरिटेटिव मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है और स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी है उसके अंडर बने हुए मैप और प्लान ही अगर दे कंटेन अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड इश्योर रेलेवेंट फैक्ट, कोर्ट कंसिडर करेगा या एक्सेप्ट करेगा। ओके, सो दैट वो अपने में ही जो है वो रेलेवेंट फैक्ट बन जाते हैं। क्या? मैप्स, प्लान्स एंड चार्ट्स कब बन जाते हैं? व्हेन दे कंटेन अ स्टेटमेंट रिलेटेड टू फैक्ट एंड इश्योर रेलेवेंट फैक्ट। मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके भी लिखा है, देखो। ओके, हियर। ओके, मैप्स एंड प्लान्स कंटेनिंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू फैक्ट एंड इश्योर रेलेवेंट फैक्ट, लिख दो, becomes relevant. Okay, but 2 क्राइटेरिया ये है कि दैट मैप्स और चार्ट्स पहले दे शुड बी ऑफर्ड फॉर पब्लिक सेल, वही आप खरीद के फिर कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हो। दूसरा, वो मैप और प्लान जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर जो है वो बने हुए होने चाहिए। ओके, दैट्स आर सेक्शन 30। अब आता है सेक्शन 31। सेक्शन 31 क्या बोलता है? रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट रिलेटेड टू और एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर कंटेन्ड इन सर्टन एक्ट्स और नोटिफिकेशन। अब हम लोगों ने सेक्शन 29 में बात की थी पब्लिक रिकॉर्ड की। ओके, अब हम बात कर रहे हैं फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर। फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर क्या होता है अभी हम समझते हैं। कंटेन्ड इन सर्टन एक्ट्स और नोटिफिकेशन। When court has to form an opinion related to existence of a fact of public nature, any statement of it made in a recital contained in a state or central or state act or an official gazette as notification by the central or state government or in any printed paper, electronic or digital form purporting to be such gazette is a relevant fact. Public nature के fact बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि पब्लिक हॉलीडेज़, एनीथिंग रिलेटेड टू पब्लिक हॉलीडेज़, या फिर अगर गवर्नमेंट या फिर अगर कोर्ट को ये जानना है कि एक्ट्स मतलब कि लॉज, जितने भी लॉज हैं वो कब आए हैं, वो कब आने वाले हैं, क्या फ्यूचर एक्ट्स आने वाले हैं, क्या फ्यूचर लॉज बनने वाले हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है उनके ऑफिशियल गैजेट में। ओके, आप अगर गूगल में जाकर टाइप करो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट का ऑफिशियल गैजेट, तो आप लोगों को यू विल गेट अ पेज, यू ओपन इट एंड दैट इज़ द ऑफिशियल गैजेट। तो ये जो ऑफिशियल गैजेट होता है ना, ये जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस हैं उसको कंटेन करके रखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे अपने नोटिफिकेशन रिलेटेड टू, जैसे अगर कोई नया एक्ट आने वाला है या फिर आने वाले टाइम में अगर कोई छुट्टी होने वाली है, पब्लिक हॉलीडे होने वाली है, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करता है। ऐसी बहुत सारे और न्यूज़ भी हैं जिनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करता है अपने ऑफिशियल गैजेट में। तो अगर एनीथिंग फैक्ट ऑफ अ पब्लिक नेचर दैट इज़ रिलेटेड टू पब्लिक नेचर का फैक्ट, वो उसका कोर्ट को एक ओपिनियन फॉर्म करना है, ठीक है। व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन दैट इज़ रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर। क्या मतलब, अगर देखो फॉर एग्जांपल कोर्ट को ये पता करना है कि जो हमारा BSA एक्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो अभी 24 में 1 जुलाई से लागू हुआ है, ओके 1 जुलाई 2024 से इट वाज इम्प्लीमेंटेड। तो ये जब लागू होने वाला था उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में दी थी,
ठीक है, उसी से ही बाकी सबको पता चलता है कि व्हेन इट्स गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, व्हेन एन एक्ट और लॉ इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो अगर कोर्ट को ये ओपिनियन या फिर अगर कोर्ट को पता लगाना है कि कोई भी एक फैक्ट इन इशू है या रेलेवेंट फैक्ट है, और कोर्ट को पता लगाना है कि अगर कोई भी लॉ आ रहा है नया, कोई भी एक्ट आ रहा है, तो वो कब से लागू होगा, कब से इम्प्लीमेंट होगा, तो कोर्ट किसको देखेगा, ऑफिशियल गैजेट को देखेगा। तो वही लिखा हुआ है कि अगर कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर, एनी स्टेटमेंट ऑफ इट, तो एनीथिंग दैट्स रिलेटेड टू द फैक्ट, है ना, व्हेन इट इज़ मेड इन रिसाइटल कंटेन एनी सेंट्रल और स्टेट एक्ट, मतलब अगर किसी लॉ के बारे में पता लगाना है तो अगर वो सेंट्रल और स्टेट के एक्ट में, एक्ट क्या होता है, बेयर एक्ट, ओके, बेयर एक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, सेंट्रल या स्टेट के बेयर एक्ट में वो मेंशन्ड है, तो वो उसका रेफरेंस ले सकता है। दूसरा, इन दी ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ओके, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल गैजेट है उसमें नोटिफिकेशन वो हमेशा डालते रहते हैं पब्लिक नेचर रिलेटेड फैक्ट्स की, तो वो उससे उस स्टेटमेंट को ले सकते हैं। और थर्ड, एनी प्रिंटेड पेपर, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल फॉर्म पपोर्टिंग टू बी सच गैजेट, जैसे मैंने बोला ना, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म पपोर्टिंग टू बी गैजेट। तो जो ये जो गैजेट है, आप ऑनलाइन सर्च मारोगे तो आपको ऑफिशियल गैजेट मिल जाएगा, सेंट्रल का भी और हर स्टेट गवर्नमेंट का भी। तो ऐसा कोई भी फॉर्म जो कि भले डिजिटल हो वो या फिर इलेक्ट्रॉनिक हो, दैट इज पपोर्टिंग टू बी सच गैजेट और विच इज़ डीम्ड टू बी द गैजेट, वो हो जाएगा हमारा ऐसी जगह जहाँ से कोर्ट जो है रेलेवेंसी देख सकता है उस फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर की। तो वो जो है वो अपने में ही बन जाता है रेलेवेंट फैक्ट। क्या बन जाता है, रिसाइटल कंटेन्ड इन सेंट्रल और स्टेट एक्ट, ऑफिशियल गैजेट, ओके, वो बन जाता है रेलेवेंट फैक्ट। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर, जब पता लगानी हो, ठीक है, तब एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर, तब क्या होगा, स्टेटमेंट कंटेन्ड इन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट्स एंड ऑफिशियल गैजेट becomes relevant। ठीक है, सिंपल है। जब आपको रेलेवेंसी पता लगानी हो फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर, तो कोई भी स्टेटमेंट दैट इज कंटेन्ड इन सेंट्रल और स्टेट के बेयर एक्ट्स या फिर लॉ या फिर ऑफिशियल गैजेट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, वो स्टेटमेंट जो इन दोनों में है वो बन जाती है रेलेवेंट। ओके, दैट्स व्हाट सेक्शन 31 सेज, वेरी इजीली अगर बताऊं तो। अब आता है सेक्शन 32 विच इज आवर लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक। सेक्शन 32 क्या बोलता है, रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू एनी लॉ कंटेन्ड एनी लॉ बुक्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म। When court has to form an opinion as to law of any country, any statement of such law in a book purporting to be published or printed electronic digital form and is the authority of country's government and containing any such law or any report of a court ruling of such country contained in a book purporting to be report of such ruling is relevant। यहाँ पे लिखा है is relevant। Okay, let me explain you here। सेक्शन 32 क्या बोलता है, बहुत इजी है ये सेक्शन 32, सिंपल है। जब कोर्ट को पता करना है ऑफ एनी लॉ ऑफ एनी कंट्री, लॉ ऑफ एनी कंट्री के बारे में पता करना है, तो आप क्या प्रूफ लेके आओगे इसके लिए कि इस कंट्री में ये वाला लॉ है, इस कंट्री दिस कंट्री फॉलोज दिस काइंड ऑफ लॉ। ठीक है, हमको किसी भी कंट्री का लॉ फॉलो करना है, तो कोई भी लॉ बुक जो कि भले डिजिटल हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, डिजिटल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंटेड हो, है ना, हर फॉर्म में मिलती है लॉ बुक्स, तो डिजिटल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंटेड हो, पीडीएफ में हो, तो कोई भी ऐसी लॉ बुक जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, उस कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर, कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर पब्लिश हुई है, उस बुक को हम रेलेवेंट मानेंगे, इज रेलेवेंट। ओके, दैट बुक बिकम्स रेलेवेंट कब, जब कोर्ट को हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन
रिलेटेड टू लॉ ऑफ एनी कंट्री। जब कोर्ट को किसी कंट्री के लॉ के बारे में ओपिनियन फॉर्म करना है तो कोई भी लॉ बुक जो कि डिजिटल हो या इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंटेड फॉर्म में हो, उसका फॉर्म कुछ भी हो सकता है, जो लॉ बुक उस कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर पब्लिश हुई है, वो लॉ बुक को हम रेलेवेंट मानेंगे फॉर दिस पर्पस। ओके, और उस लॉ बुक को अगर आप लेके आओ अपने एविडेंस एज एन एविडेंस, तो उस एविडेंस को कोर्ट कंसिडर करेगा। देन सेकंड, अगर कोई भी कोर्ट रूलिंग हो, अगेन आपको लॉ का पता लगाना है उस कंट्री का, तो कोई भी कोर्ट रूलिंग की रिपोर्ट, ओके, यहाँ पे दिया हुआ है हियर सेकंड स्टेटमेंट में, law book containing any such law or any report of a court ruling of such country contained in a book purporting to be report of such ruling is relevant। तो कोई भी कोर्ट रूलिंग की रिपोर्ट इन अ बुक भी रेलेवेंट होगी, दैट कंटेन्स द लॉ, जो कि उस कंट्री का लॉ जो है वो कंटेन करती है, वो कोर्ट रूलिंग भी होगी रेलेवेंट। ओके, फर्स्ट वी हैव एनी लॉ बुक जो कि भले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंटेड हो, जो कि कंट्री की गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर पब्लिश की गई हो, वो रेलेवेंट होती है। दूसरी, कोर्ट की रूलिंग विच इज़ मेड इनटू अ रिपोर्ट, जो कि एक रिपोर्ट के फॉर्म में बनाई गई है, व्हेन इट इज़ कंटेन्ड इन अ बुक, जो कि लॉ कंटेन करती है उस कंट्री का, वो भी रेलेवेंट हो जाती है अंडर सेक्शन 32। ओके, सिंपल सेक्शन मैंने एक्सप्लेन किया इसमें, यही बोलता है सेक्शन 32। एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं। Relevancy of statement as to law contained in law books, including electronic or digital form. When court has to form an opinion as to law of any country, any statement of such law in a book purporting to be published or printed in electronic digital form under the authority of country's government, and containing any such law or any report of a country ruling of such country contained in a book purporting to be report of such ruling is relevant. Okay, that's it. हमारा ये जो topic है, it ends with section 32. I hope you have understand and thank you for watching the video.